थैंक यू सर। और आप सब लोगों को थैंक यू कि आप सुनने आए, और उनको भी थैंक यू जिन्होंने बोलने का मौका दिया है। मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा इस वादे के साथ कि अगली बार अगर ऐसा मौका मिला तो अंग्रेजी में बोलूँगा। जश्न आज़ादी का टॉपिक है और हम लोग बिपिन चंद्रा जी को याद कर रहे हैं। जेएनयू में आने के बाद बिपिन चंद्रा के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना, और उसमें से एक बात ऐसी है जिसको लेकर मैं बड़ा उनसे असहमत हुआ कि उनका रिजर्वेशन को लेकर के पोजीशन अलग था। और उसी दौरान जब मैं उनको लेकर के अपना एक ओपिनियन बना रहा था तो मेरे मन में एक बात आई कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा स्कॉलर नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है, या कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसके साथ आपका डिफरेंसेस ना हो। फिर डिफरेंसेज होने का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेज हमारी सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है, इस बात को मैं सोच ही रहा था और उसको जानने समझने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान विवेकानंद को पढ़ने का मौका मिला, बिपिन चंद्रा से विवेकानंद। विवेकानंद का 2 कोट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बार बार उसका इस्तेमाल करने लगा। उसमें से एक कोट ये है कि मंदिर में भजन करने से अच्छा है फुटबॉल खेलना। मैं सोचा कि विवेकानंद ऐसी बात क्यों कर सकते हैं, और फिर मैं तमाम जो महामानव हैं, चाहे वो अम्बेडकर हो, गांधी हो, नेहरू हो, सभी लोगों को मैं दोबारा से पढ़ना शुरू किया और एक जबरदस्त सिमिलरिटी मुझे मिली गांधी और लेनिन में। गांधी अपनी टैक्टिक्स को हमेशा बदलते रहते थे और अपनी बात को भी बदलते रहते थे। और एक पेपर प्रेजेंटर ने कहा कि वो ये बोले हैं कि एक ही संदर्भ में मेरी जो सबसे नई बात हो उसे मेरा विचार माना जाए। बिल्कुल इसी तरीके का नज़रिया लेनिन का था। लेनिन को आप 1917 से पहले पढ़ेंगे और 1917 के बाद पढ़ेंगे तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को काट देते हैं। जब वो निहिलिज्म को काउंटर कर रहे थे उस समय उनका पोजीशन, और जब वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे उस समय उनका पोजीशन आपको बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। फिर भगत सिंह को आप देखेंगे, भगत सिंह जो भगवती चरण बोहरा का बम का दर्शन उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने एक बंगाली दोस्त से कि आइए आप हमारे साथ बम बनाइए, उस समय जो उनका आर्गूमेंट है, और फिर उनका ये कोट कि इनकलाब बम और पिस्तौल से नहीं आता, आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। आप नेहरू जी को देखेंगे, बिल्कुल आपको लगेगा कि गांधी और नेहरू में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब इकॉनमी का सवाल आएगा बिल्कुल 2 छोर पे दोनों नजर आते हैं और विरोध करते हैं गांधी जी के उस ग्रामीण स्वराज के सिद्धांत को। ये तमाम अनुभव से मैं गुजर रहा था और इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आज़ादी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल मूवमेंट, बीइंग ए स्टूडेंट, ये सब क्या है। और मैं एक बात समझ पाया कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में ओपिनियन बनाना हो तो ये ज़रूरी है कि आप उनके समय में जाएं, उनके साथ एक साक्षात्कार करें उनके दौर में, फिर लौट कर आप अपने समय में आइए और इस बात को देखिए कि वो आपके कहाँ काम आ सकते हैं। और वो जहाँ आपके काम आ सकते हैं, ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आप वहाँ उनसे संबंध स्थापित कीजिए और अपने डिफरेंसेज को आगे बढ़ते जाइए। मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब के लेखक हैं बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आरके मुखर्जी, सुचेता महाजन, केन पानीकर। इस किताब को मैं पढ़ रहा था, एक जगह इसमें लिखा हुआ है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। ये वर्ड मुझे बहुत डिस्टर्ब किया कि हमारे रेवोल्यूशनरी को टेररिस्ट कैसे लिखा गया है। फिर बाद में समझ में आया कि जब ये टेररिस्ट वर्ड लिखा गया था तब तक टेररिज्म को लेकर के हमारे दिमाग में कोई कंसेप्शन हुआ नहीं था, वो बना नहीं था, क्योंकि इस्लामोफोबिया का दौर नहीं था वो जब ये किताब लिखी जा रही थी। और आज इस्लामोफोबिया का दौर है। छोड़ दीजिए टेररिज्म और टेररिस्ट वर्ड को, जो ही ये शब्द आपके दिमाग में आएगा एक मुसलमान व्यक्ति का चेहरा आपके दिमाग में घूमने लगेगा। ये होता है इस्लामोफोबिया। शब्द के मायने बदल जाते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है। इसीलिए हम किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए इतिहास को जाने समझें, ये बहुत ज़रूरी है। और शायद यही लिए जब भी बीजेपी सरकार में आती है
उसका पहला हमला होता है इतिहास पर। और जेएनयू का नंबर बहुत बाद में आया है। हिस्टोरिकल जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके डायरेक्टर पहले बदल दिए गए थे आते ही। और बिपिन चंद्रा के डिफेंस में खड़ा होना रिजर्वेशन के खिलाफ खड़ा होना नहीं है। बिपिन चंद्रा के डिफेंस में खड़ा होना मक्खन लाल के अगेंस्ट में जाके खड़ा होना है, क्योंकि वो जो इतिहास आपको पढ़ाएंगे उस इतिहास का इस देश में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि शायद वो इस देश के इतिहास को समझते नहीं है। मेरी राय में जो कल हुआ वो आज है, और आज जो हो रहा है इसी से कल निर्धारित होगा आने वाला कल। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज हम स्टूडेंट हों या टीचर हों या फिर किसी भी प्रोफेशन में हों, अगर हम देश को बनाना चाहते हैं तो हमें अपने देश के इतिहास को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। चाहे आपके इतिहास में रुचि हो ना हो, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और तमाम तरीके के डिफरेंसेस के साथ आपको इस बात को तय करना पड़ेगा कि जो लोग इस देश के इतिहास के बारे में लिखे हैं उनकी क्या समझदारी थी, उस वक्त का माहौल क्या था, और उस वक्त में जो चीज़ें बीती उससे आज हमारा देश किस तरीके से निर्धारित हो रहा है, कैसे उससे गाइड हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा एक दोस्त मजाक उड़ा रहा था एक दिन कि हर भाषण में जाते और कहते हो कि मेरा संविधान में भरोसा है, मेरा संविधान में भरोसा है। हम बोले गांधी जी वाली हालत हो गई हमारी कि उनको बार बार बोलना पड़ता था अहिंसा अहिंसा अहिंसा, क्योंकि आपके सामने जो खड़ा है वो सब कुछ बड़ा संवैधानिक तरीके से कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा है, संसद में बैठ करके कर रहा है, प्रधानमंत्री बन करके कर रहा है। इसीलिए आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये नहीं होगी कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ हैं। नहीं, आप संविधान के पक्ष में होइए, आरएसएस आपके खिलाफ हो जाएगा। आप लोकतंत्र के पक्ष में होइए, मोदी जी अपने आप आपके खिलाफ नहीं हो जाएंगे। आप देशभक्ति की बात कीजिए, मोदी भक्त लोग आपके ऊपर गालियां बरसाना शुरू कर देंगे। और मजेदार बात क्या है, माँ भवानी की कसम खाते हैं, कहते हैं भारत में देवी पूजी जाती है, और मुझे माँ बहन की गाली देते हैं। एक ट्विटर पे कमेंट किया एक भक्त ने, कहा कि गाली देते हुए कि तुम लड़की छेड़ते हो। हमने कहा तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लड़की के डिफेंस में मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हो। तो ये इनकी समझदारी है। इस समझदारी के खिलाफ अगर हमको एकजुट होना है तो एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज बीइंग एकेडमिशियन, बीइंग ए स्टूडेंट, हमारे सामने ये चैलेंज है कि हमारे तमाम तरीके के डिस्कोर्स जो हैं उसमें एक फंडामेंटल यूनिटी बनानी पड़ेगी। और वो फंडामेंटल यूनिटी ये होगी कि हम डेमोक्रेसी के पक्ष में होंगे, रादर देन कि पॉलिटिकल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी बी के पक्ष में होने का। वी आर इन डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 2 कि हमको पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। और सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, पब्लिक सेक्टर एज ए होल। क्योंकि एक और प्रेजेंटेशन में सुन रहा था, इमरजेंसी की बात की गई और इंदिरा की बात की गई, फिर जर्मनी और फैसिज्म की बात की गई। इमरजेंसी और फैसिज्म में फ़र्क है। इमरजेंसी में एक पार्टी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे थे, इसमें पूरा स्टेट मिशनरी कर रहा है। 2002 के दंगे में और 1984 के सिख राइट में फ़र्क है। एक मॉब का किसी आम इंसान को मार देना और स्टेट मिशनरी के द्वारा लोगों की हत्या कर देना, दोनों में बुनियादी फ़र्क होता है। इसीलिए आज हमारे सामने जो कम्युनल फैसिज्म का खतरा है उसमें अटैक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है, क्योंकि हिटलर की तरह भारत में माननीय मोदी जी को इंटेलेक्चुअल्स का समर्थन प्राप्त नहीं है। कोई भी इंटेलेक्चुअल आज इस पक्ष में नहीं है कि सीधे तौर पर, मैं एक बड़े तबके की बात कर रहा हूँ जो मोदी रिजीम को डिफेंड कर रहा हो, चाहे उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्यों हो। एक और हमारा क्रिटिक है कि आज हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा पहले किए होते तो अच्छा होता। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक
एक संबंध विच्छेद हो गया इंटेलेक्चुअल्स का पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, एक संबंध विच्छेद हो गया सोशल मूवमेंट का पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ। और इस कॉन्ट्राडिक्शन के चलते आज हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि हम बहुत मुश्किल हालत में हैं कि हम डेमोक्रेसी के पक्ष में कैसे हों, हम पब्लिक सेक्टर को कैसे बचाएं, और जितने भी तरीके की हेजेमनी है, चाहे वो ब्राह्मणिकल हेजेमनी हो, चाहे वो वाइट सुप्रीमेसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, इस हेजेमनी के खिलाफ हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है पॉलिटिकल मूवमेंट का सोशल मूवमेंट के साथ, बौद्धिक आंदोलन का राजनीतिक आंदोलन के साथ, इस कॉन्ट्राडिक्शन को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। और मैं इस बात को एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को गांधीवादी कहते हैं या गांधी के पक्ष में लिखते पढ़ते बोलते रहे हैं, इंटेलेक्चुअल सर्किल में वो गांधीयन के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका संबंध सोनिया गांधी से हो। जो लोग अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं और मार्क्सिज्म के फेवर में बोलते लिखते रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उनका संबंध सुधाकर रेड्डी और सीताराम येचुरी से हो। ये जो एक संवादहीनता की स्थिति आई है, इस डायलॉग को हमको रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और ये डायलॉग होना चाहिए, वही बात मैं रिपीट करूंगा, डेमोक्रेसी के पक्ष में, पब्लिक सेक्टर के पक्ष में और तमाम तरीके की हेजेमनी के खिलाफ में। अंतिम बात बोलते हुए, क्योंकि ये जश्न आज़ादी है, इसमें हम लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं और आज़ादी की बुनियाद होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी को लेकर के गांधी जी का एक कोट है, उसको पढ़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, समय का ध्यान रखना है। कोट है कि I am quoting, "We must first make good the rights of free speech and free association before we can make any further progress towards our goal. We must defend these elementary rights without our lives." In another article soon after, he went on the explain these rights. Liberty of speech means that it is unassailed even when the speech hurts. Liberty of press can be said to be truly respected only when the press can comment in the severest terms. severest terms कहने का मतलब ये है कि जब न्यूज चैनल फोर्थ पिलर का काम छोड़कर सत्ता की चाकरी करने लगे और जी न्यूज और इंडिया न्यूज जैसे चैनल हमारे सामने आ जाए, टाइम्स नाउ जैसे, तो वहाँ पे हमको एक बार सोचना पड़ेगा कि उनका कंटेंट क्या है। अदरवाइज कंटेंट हमको कितना भी हर्ट क्यों ना हो, हमारा डिसएग्रीमेंट क्यों ना हो, वॉल्टेयर का वो कोट याद रखना चाहिए कि आपसे असहमत होते हुए भी आपके बोलने के पक्ष में हम खड़ा होंगे। ये बेसिक एसेंस है डेमोक्रेसी का। और आगे लिखते हैं गांधी जी, सिविल लिबर्टी कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्वेंस ऑफ नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द स्वराज। इट इज द बर्थ ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। इट इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम। देयर इज नो रूम देयर फॉर डाइल्यूशन और कॉम्प्रोमाइज। इट इज़ द वाटर ऑफ लाइफ। इस कोट को एक और प्रेजेंटर ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना, सिविल लिबर्टी की बात करना उस पानी के समान है जिसको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। हालांकि आजकल पानी भी बिक रहा है, तो इस सिविल लिबर्टी को हम लोग बेचने से, बिकने से बचाएंगे, क्योंकि ये बहुत अजीब इत्तेफाक है कि एक नियो लिबरल सरकार नेशनलिज्म की बात कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी के फेवर में बोलने वाले लोग, मार्केट को ओपन करने वाले लोग, पूरे तरीके से जो स्वदेशी की अवधारणा है उसको छोड़कर ठंडा मतलब कोका कोला कहने वाले लोग आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। गंभीर समय है, एकजुटता ही एक रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।